Welcome to all healthy peoples. Invest your time for healthy life on our YouTube channel Yoga Arogyam. Please like and subscribe our channel for yoga related updates. हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी और इसके यौगिक मैनेजमेंट के बारे में। मेरा नाम निखिल है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि का छात्र हूँ। इस वीडियो में हम ओबेसिटी के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, जिसमें हम ओबेसिटी के वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और अंत में इसके यौगिक मैनेजमेंट और डाइट के बारे में भी जानेंगे। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ओबेसिटी के प्रेवलेंस के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, WHO के 2017 के आंकड़े के अनुसार, डाटा के अनुसार, हर साल लगभग 4 मिलियन पीपल्स मतलब 40 लाख लोग ओबेसिटी या ओबेसिटी की वजह से होने वाली अन्य बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं, और जो हर साल बढ़ती ही जा रही है। अगर हम ओबेसिटी की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ओवरवेट एंड obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation that presents a risk to health। मतलब कि जो एक्सेसिव या एबनॉर्मल फैट हमारे ऊपर एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, उसकी वजह से हमारी हेल्थ पे जो रिस्क आता है उसको ओबेसिटी या ओबेसिटी डिजीज बोल देते हैं। ओबेसिटी को हम बॉडी मास इंडेक्स से जांच सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स मतलब कि केजी पर मीटर स्क्वायर वेट जो हमारे इसमें जमा होता है। Okay. Weight that is higher than what is considered as a healthy weight for a given height is described as overweight or obese. Okay. अब अगर हम टाइप्स की बात करें ओबेसिटी में, तो CDC के अनुसार ओबेसिटी के व्यक्ति के BMI के अनुसार निम्नलिखित भागों में रखा गया है। BMI को केजी पर मीटर स्क्वायर से नापा जाता है। 30 BMI मतलब 30 केजी पर मीटर स्क्वायर। अगर आपका BMI 18.5 है तो आप अंडरवेट की रेंज में आते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग रेंज में रखा हुआ है। अगर 18.5 से 25 BMI के अंदर में आप फॉल करते हैं, मतलब आपका वेट नॉर्मल है। अगर आपका 25 से ज़्यादा है, 30 से कम है, तो आप ओवरवेट हैं। अगर आपका वेट 30 से ज़्यादा है, 35 तक के, तो आप ओबेस क्लास 1 में है। इसी प्रकार से ओबेस क्लास 2 और ओबेस क्लास 3। ओबेस क्लास 3 अगर आपकी ओबेसिटी 40 BMI से ऊपर हो जाती है तो आपकी ओबेसिटी कंसिडर कर सकते हैं हम एक्सट्रीम ओबेसिटी या सीवियर ओबेसिटी अकॉर्डिंग टू CDC। इसके बाद अगर हम इसकी ईटियोलॉजी, कारण की अगर हम बात करें तो एक रिसर्च पेपर के अनुसार ओबेसिटी इज द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक, बिहेवियरल, एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर दैट रिजल्ट इन एनर्जी इम्बैलेंस एंड कल्चरल फैक्टर दैट रिजल्ट्स इन एनर्जी इम्बैलेंस एंड प्रमोट एक्सेसिव फैट डिपोजिशन। कैसे बोल सकते हैं? जेनेटिक मतलब आपके पेरेंट्स से या फिर आपके फैमिली में अगर ये होता चला आ रहा है तो आपके हार्मोन्स या फिर आपकी बॉडी का सिस्टम ही कुछ इस प्रकार से होगा कि आप खाएंगे तो आपको ज़्यादा फैट जमा होगा या फिर आपका वेट इंक्रीज होगा। इसके अलावा बिहेव मतलब कि आपका वर्किंग पैटर्न कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, खाने में आपका चुनाव कैसा है, या फिर इन्वायरमेंट की वजह से या फिर फिजियोलॉजी की वजह से आपका जो एनर्जी में इम्बैलेंस आ जाता है। मतलब आप जो एनर्जी इंटेक करते हैं और जो एक्सपेंडिचर करते हैं, उसका मतलब जो आप खर्च करते हैं, उसमें अगर अंतर पड़ जाता है तो भी आपका फैट जमा होने लगता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओबेसिटी इज द रिजल्ट ऑफ एन इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड सप्लाई। इन द केस ऑफ आवर बॉडी, this energy comes from the main essential nutrients like carbohydrates, proteins and fat. Carbohydrates are the first steps in the supply of energy. सिंपल भाषा में समझे तो जो हम एनर्जी इंटेक करते हैं और जो हम एनर्जी खर्च करते हैं, जब इसके बीच में आपस में जो अंतर आता है, मतलब अगर हम एनर्जी ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं और खर्च नहीं कर पा रहे हैं उतनी मात्रा में, तो वो हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाता है। सिंपल पैथोफिजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च पेपर। अब हम आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। अगर हम ओबेसिटी के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो एडल्ट्स में अगर हम बात करें तो कुछ फ्रीक्वेंट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे एक्सेस बॉडी फैट एक्यूमुलेशन, मतलब बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ्स होने लग जाएगी, मतलब आपकी ब्रीथ थोड़ी जल्दी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। स्वेटिंग होने लगेगी आपको, मतलब पसीना आएगा आपको मोर देन यूजुअल, मतलब जो नॉर्मल से कुछ अधिक।
स्नोरिंग होने लगेगी आपको, खर्राटे लेने लगेंगे आप, सोने में दिक्कत आने लगेगी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी आपको। इसके बाद अगर कुछ रेयर सिम्टम्स की बात करें तो ये कुछ डिफिशियंसी या डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से भी ओबेसिटी हो जाती है हमें, जैसे POMC, LEPR, BBC, अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च पेपर। इसके बाद अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, मतलब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली कि किस प्रकार से बीमारी हो रही है, तो डायग्नोस किस प्रकार से करते हैं। नॉर्मली हम घर पे या फिर आपसी लोगों में हम इस प्रकार से ओबेसिटी डायग्नोस कर सकते हैं। अगर हम वेट नापने जाते हैं तो BMI का एक सिंपल सा कैलकुलेटर आता है, उसमें आप अपने वेट को रख के देख सकते हैं कि आपका वेट किस BMI के किस रेंज में आता है, उससे भी आपको अपना ओबेसिटी का पता चल जाएगा। इसके अलावा स्किन फोल्ड थिकनेस टेस्ट होता है एक, जिसमें हम अपने स्किन फोल्ड से पता कर सकते हैं, वेस्ट टू हिप कंपैरिजन से पता कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन या MRI से भी पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कितना फैट जमा हो रहा है। इसके अलावा आपके जो वेस्ट होती है उस पर जो फैट जमा हो रहा है उससे भी हमको पता चल सकता है। इसके अलावा अगर आप डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका डॉक्टर आपको कुछ सर्टेन जो आपके जो है टेस्ट के लिए बोलता है, जिससे भी पता चलता है कि आपको ओबेसिटी किस लेवल की है और है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ब्लड टेस्ट के लिए बोलेगा, कंप्लीट ब्लड टेस्ट के लिए, जिसमें वो एग्जामिन करेगा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ग्लूकोज लेवल। इसके अलावा वो आपका लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकता है, डायबिटीज़ स्क्रीनिंग कर सकता है, क्योंकि एक डायबिटिक पर्सन का वेट अपने आप इंक्रीज होना चालू हो जाता है। थायराइड टेस्ट करेगा, अगर आपको हाइपोथायराइड की शिकायत है तो भी आपका वेट बढ़ने लगता है। इसके अलावा आपका हार्ट टेस्ट करेगा, क्योंकि कुछ जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं या जो हमारे हार्ट में जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए ये भी टेस्ट किया जाता है। ये सारी बात हुई ओबेसिटी की बेसिक जानकारियाँ डिटेल से हमने ली। अब अगर हमारे मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि योगा के द्वारा हम इसका किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, योगा के द्वारा हम इसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो ओबेसिटी के यौगिक मैनेजमेंट को हम 4 भागों में बांट सकते हैं मेनली यौगिक मैनेजमेंट के थ्रू, जिसमें हम अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और डाइट के थ्रू इसको जान सकते हैं। मेनली सबसे पहले अगर हम अन्नमय कोष की बात करें तो इसमें हम योगा में जो सटकर्मास होते हैं, सट क्रियाज होती हैं, वो करा सकते हैं। जैसे कुंजल होता है, एनिमा होता है, अग्निसार होता है, कपालभाति होती है, ये करा सकते हैं हम डेली बेसिस पे। इसके अलावा नौली क्रिया जो होती है वो 15 दिन तक के हम डेली कर सकते हैं। एनिमा को वंस अ वीक, कुंजल को भी वंस अ वीक कर सकते हैं। अग्निसार और कपालभाति क्रिया को 5-5 मिनट डेली कर सकते हैं हम लोग, वो भी 1:1 सेकेंड, ज़्यादा तेजी से नहीं करना है। इसके बाद अगर हम योगासनास पे आते हैं तो योगासनास में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। मेनली तो जो भी आप अगर फिजिकल प्रैक्टिसेस करते हैं तो वो आपके फैट को रिड्यूस करने का काम करती है, स्वेट के थ्रू आपके शरीर से आपके टॉक्सिन्स को रिड्यूस करती है। बाकी कुछ खास कुछ पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे कुछ आसन्स दिए हैं, अगर आप इनका भी अभ्यास करते हैं नियमित तौर पे तो ये भी आपके फैट को रिड्यूस करने में आपकी सहायता करता है। इसके अलावा फास्टिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है आपके वेट को रिडक्ट करने के लिए या फिर ओबेसिटी को कम करने के लिए, जिसमें हम हनी, लाइम जूस और वाटर के ऊपर अपना जो है फास्ट कर सकते हैं। मतलब इन तीनों को लेकर के इनके बेसिस पे फास्ट कर सकते हैं, जो आपके लॉस ऑफ एनर्जी और एपिटाइट को रोक के रखता है, मतलब कि भूख को रोक के रखता है और आपकी एनर्जी को लॉस होने से बचाता है। ये बात रही अन्नमय कोष की। इसके बाद हम प्राणमय कोष पे आते हैं। प्राणमय कोष में हम बात करते हैं प्राणायाम की, मुद्रा और बंध की। प्राणायाम भस्त्रिका, बाह्य कुंभक, अनुलोम विलोम आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे इसमें ओबेसिटी में, अकॉर्डिंग टू दीज बुक्स। ये बुक्स आपको मिल जाएगी या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा मुद्रा की बात करें तो सूर्य मुद्रा का अगर हम अभ्यास करते हैं 48 मिनट डेली, तो ये भी हमारे फैट रिडक्शन में काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। अगर आप चाहें, अगर आपको इन सारे आसनों के नाम तो समझ में आ रहे होंगे पर आपको लग रहा होगा कि इनकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बना रखा है, उसको मैं इसके लिंक में अटैच कर दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके प्रॉपर ओबेसिटी से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में और स्टार्ट में आपको एक नंबर दिया गया है या फिर एक पेज दिया गया है, उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल क्लासेस के लिए और ग्रुप क्लासेस के लिए भी। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे अपने बंद पे। बंद मतलब उद्यान बंद भी कर सकते हैं हम इसमें।
दो परिप्रेक्ष्य होने के बाद अब बात करते हैं हम मनोमय कोष की। मनोमय कोष में हम मेनली ये रिलैक्सेशन के लिए होता है। हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो माइंड को शांत करने के लिए एक कक्षा की शुरुआत में मंत्र जप करते हैं और क्लास के एंड में मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। ये रही बात यौगिक मैनेजमेंट में। अब यौगिक मैनेजमेंट का चौथा पक्ष होता है डाइट। अगर आप सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, अगर वो आपको मेडिसिन भी दे रहा है, तो जब आप मेडिसिन खाना बंद करेंगे या फिर प्रैक्टिसेस करना बंद करेंगे तो आपका वेट फिर से एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा, अगर आपकी डाइट पे कंट्रोल नहीं है। तो ये कुछ एक्सपर्ट्स के थ्रू जो रिकमेंडेशंस दी गई है उसके अनुसार आप अपना पर्टिकुलर ये वाला जो डाइट चार्ट है, ये आपको जब वेट लॉस करना है उसके लिए है, और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जब आपका वेट लॉस हो जाए उसके बाद भी अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका वेट मेंटेन रहता है। आप इसको चेक कर सकते हैं नॉर्मली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या लेना है। इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट सजेशंस मैं अगर आपको देना चाहूँ तो वेट रिडक्शन के लिए कैबेज काफ़ी इफेक्टिव होता है वेट लॉस के लिए, क्योंकि उसमें टार्टरिक एसिड होता है जो स्लिमिंग में आपको हेल्प करता है। इसके अलावा हॉट वाटर, स्पिनच और लेमन जूस, व्हीट ग्रास जूस, इसके अलावा लेमोनाडे पी सकते हैं आप, या फिर 10 करी लीव्स को आप डेली मॉर्निंग में चबा सकते हैं खाली पेट। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है राइट सोरा वर्क करता है, उस टाइम में आपको ईट करना है। मतलब कि आप अगर देखेंगे जब आप उठते हैं मॉर्निंग में तो उस टाइम में आपका राइट साइड का नॉस्ट्रल ज़्यादा एक्टिव रहता है। उस टाइम में अगर आप खाते हैं तो वो आपके शरीर को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है और अच्छे से पच जाता है, तो वो फैट एक्यूमुलेट नहीं हो पाता। इसके अलावा आपको चबा चबा के खाना है और लेट तक के खाना है, ठीक है। और सोने से 2 या 3 घंटे पहले एटलीस्ट खाना खाना है आपको, है ना, या फिर खाना खाने के 2 या 3 घंटे के बाद ही आपको सोना है, ओके। इसके बाद अगर हम डोंट्स की बात करें तो आपको अपना पेट जो है उसको फुल नहीं भरना है, मतलब कि पूरी तरीके से पेट भर के खाना नहीं खाना है। इसके अलावा आपको फैटी, फ्राइड या हाईली सीजनल फूड भी नहीं खाना है। आपको अपनी 2 मील्स के बीच में जो बीच बीच में हम थोड़ा सा कुछ भी चटपटा सा या फिर थोड़ा सा ये खा लेते हैं, थोड़ा सा वो खा लेते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अपने मील्स के बीच में कुछ नहीं खाना है। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा खाने को भी अवॉइड करना है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके योगा क्लास के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा भी काफ़ी सारी डिजीज़ पे हमने वीडियो बनाए हैं, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप उन डिजीज़ के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, उनके यौगिक मैनेजमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू ऑल।